जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिश्रा एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय चिन्हों, प्रतीकों इत्यादि के बारे में। उसी कड़ी में दोस्तों आज हमारा अंतिम वीडियो आपके सामने है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय पशु, पक्षी, या बात करें राष्ट्रीय नदी इत्यादि के बारे में। तो आइए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमारी जो चर्चा होगी वो होगी राष्ट्रीय कैलेंडर को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत, भारत सरकार के द्वारा जो है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग हेतु 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, ठीक है। 22 मार्च 1957। देखिए बात को आप समझिएगा, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी तिथि से जो है काम है ना। सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर, इसकी डेट। तो आपको ये डेट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करिए कि भाई कब अपनाया गया। तो 22 मार्च 1957 को। या बात करें कि इसके प्रारंभ को लेकर के इसमें से जो प्रश्न बनते हैं, तो प्रारंभ आप कब से मानेंगे इसका। तो इसमें सामान्यतः क्या होता है, जब सामान्य वर्ष होता है तब 22 मार्च से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। और अगर लीप वर्ष है दोस्तों तो 21 मार्च से। ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण थे और इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है जो पूछा गया है तो वो है इसका अंतिम माह, ठीक है। इसके महीनों को लेकर के क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों। तो इसके महीने की यदि हम बात करें तो प्रथम माह जो है वो है चैत, और यदि अंतिम माह की बात करें तो वो है फागुन। तो आपको ये नोट रखना है, ये महत्वपूर्ण है, पहला और अंतिम, जिसमें से अंतिम पूछा गया है। तो यहाँ से दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देखें, डिटेल में जाने की आवश्यकता थी तिरंगे झंडे को लेकर के, जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और निश्चित तौर पर मेंस का भी एक मुद्दा है वहाँ, है ना। लेकिन बात करें यदि हम राष्ट्रीय पंचांग या राष्ट्रीय कैलेंडर को लेकर के, तो महज दो ही प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर कि भाई किस तिथि को अपनाया गया, तो 22 मार्च 1957 को। दूसरा शक संवत आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करते हैं। और तीसरा इसके अंतिम महीने को लेकर के प्रश्न पूछा गया है कि अंतिम मास क्या है, अंतिम महीना क्या है, तो वो है फागुन। फिर बात की जा रही है शक संवत की दोस्तों। तो यदि शक संवत को लेकर के प्रश्न हम देखें तो एक यहाँ पर अतिरिक्त जो तथ्य है हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, वह है कि भाई शक संवत का प्रारंभ कब हुआ, है ना, किसके द्वारा। तो 78 ईस्वी में कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। और फिर अंततः भारत सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ क्या किया है, देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया हुआ है। तो ये हमारा दोस्तों राष्ट्रीय कैलेंडर या राष्ट्रीय पंचांग वाला जो है एक पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी की। तो यदि बात की जाए राष्ट्रीय पक्षी की, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, वह है मयूर, मयूर या मोर। अब राष्ट्रीय पक्षी मयूर के विषय में जो प्रश्न पूछे जाने हैं हम उस पर आते हैं सीधे। तो राष्ट्रीय पक्षी मयूर के विषय में सबसे पहला प्रश्न दोस्तों है इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है। वैज्ञानिक नाम से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी जो है मयूर, इनके वैज्ञानिक नाम को लेकर के जो प्रश्न है वह है इनका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस। इसे आपको नोट कर लेना है, ये महत्वपूर्ण है। पावो क्रिस्टेटस क्या है इनका रासायनिक नाम, यानी मयूर का, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसे अपनाया कब गया भारत सरकार के द्वारा, कब इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। अपनाया दरअसल में राष्ट्रीय पक्षी कब इसे घोषित किया गया, तो वह डेट है 26 जनवरी 1963, ठीक है। 1963 आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर अगली जो बात है मयूर को लेकर के, तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ अतिरिक्त प्रश्न, जैसे यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है हम इस बात को समझें और आप पाएंगे भी, है ना, जितने भी हमारे चाहे वो राष्ट्रीय पशु हो, पक्षी हो, या हम बात करें विरासत पशु के बारे में, या अपने जलीय जीव जो भी हमारे जो है ना राष्ट्रीय जलीय जीव जो हैं, इनके बारे में यदि हम बात करें, तो दोस्तों इन्हें राष्ट्रीय घोषित करने के पीछे का कारण क्या है, अगर इसे हम देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण होता है कि भाई कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति कि अगर वह विलुप्ति की कगार पर है। जैसे हम देखेंगे अभी राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में कि जब वह विलुप्ति की कगार पर होता है, या मान लीजिए अगर है, तो जो IUCN है अगर इसने उसे घोषित करा कि भाई यह विलुप्ति की कगार पर है, कहीं ना कहीं जो डाटा वगैरह में यदि ये चीज़ें सामने आनी स्टार्ट हुई तो फिर सरकार उसके लिए एक्शन लेती ही लेती है, स्वाभाविक सी बात है। तो इसी कड़ी में यदि दोस्तों हम बात करें तो हमारा जो है एक अधिनियम है भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या किया गया है, तो मयूर को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है। पूर्ण संरक्षण का तात्पर्य है कि अब आप क्या कर सकते, मतलब आप 1963 के बाद से एक नियम था कि एक कानून आया, एक लॉ आया कि मयूर को कोई भी मार नहीं सकता है ना। तो ये हो गया दोस्तों हमारा दूसरा कि भाई भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया। ये हमारा दूसरा तथ्य हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हम अगले फैक्ट की ओर चलें, अगले तथ्य की ओर चलें, तो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि भाई मयूर है क्या दरअसल में, और क्या है इसकी विशेषताएं। तो भगवान कार्तिकेय का वाहन मयूर है। तो ये हो गया, भगवान कार्तिकेय का वाहन क्या था, मयूर था। अगला है दोस्तों
हमारा एक साम्राज्य हुआ है, ठीक है, मतलब हमारे अगर इतिहास को हम पढ़ें प्राचीन इतिहास में तो वहाँ पर हमें एक साम्राज्य देखने मिलता है, मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य का जो है राजकीय चिन्ह भी कौन था? मयूर था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट रखें। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए मौर्य साम्राज्य के यदि थोड़ा सा हम पहले जाएँ उसी इतिहास के पन्नों में तो हम पाएंगे सिकंदर के विषय में हम पाएंगे। तो सिकंदर के विषय में दोस्तों दरअसल में प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उससे प्रश्न पूछे गए हैं मयूर को लेकर के, जबकि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि भाई मयूर क्या था? मौर्य साम्राज्य का एक राजकीय चिन्ह। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। भगवान कार्तिकेय का वाहन भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। लेकिन बात की जाए यदि सिकंदर वाले फैक्ट की तो दोस्तों वह कुछ इस हिसाब से महत्वपूर्ण है कि यदि आप देखें तो सिकंदर जी के साथ कुछ ऐसा था कि जब वो विजिट कर लेते हैं भारत में, जब विजय उनकी हुई, ठीक है, और इसके उपरांत जब उन्होंने देखा कि अब जब रिटर्न हो रहे थे वो यहाँ से, दरअसल में विजय तो प्रॉपर तरीके से हम पाएंगे कि विजय तो वैसी नहीं उन्हें मिली, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं जब वो रिटर्न हो रहे थे अपने विजय के उपरांत, जब उन्होंने जीत लिया तो वो उन्होंने पाया कि भाई जो यहाँ पर मोर वगैरह हैं, मयूर हैं भारत में, है ना, इनकी सुंदरता से वो इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए थे कि अंततः उन्होंने इस विजय के प्रतीक के रूप में मोर अपने साथ ले जाना चाहा और अंततः वो लेकर के गए। तो ये भी एक जानकारी है जो आप रखें अपने पास। फिर इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो पूछा भी गया है वो है कि भाई म्यांमार ने भी मयूर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा मयूर जो है वो होता है कंप्लीट। मयूर के विषय में महत्वपूर्ण क्या है, मैं आपके सामने रिपीट करूँ तो वो है 3 फैक्ट। पहला कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पावो क्रिस्टेटस। फिर इसके बाद बात की जाए कि भारत सरकार ने कब इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया, तो वह है 26 जनवरी 1963। और इसके बाद एक हमारा जो अधिनियम है 1972 जिसके तहत संरक्षण प्राप्त है मयूर को, तो ये आप नोट रख लें। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा तो वो है मौर्य साम्राज्य का राजकीय चिन्ह भी क्या है, मयूर ही था, ठीक है। तो ये हो चुके हैं दोस्तों हमारे 4 फैक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं अपने एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पशु के बारे में। तो राष्ट्रीय पशु की यदि हम बात करें दोस्तों तो हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, वो है बाघ। बाघ के बाद यदि हम बात करें कि अब इसमें क्या महत्वपूर्ण है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई घोषित कब किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय पशु बाघ को कब घोषित किया गया, तो वो ईयर है दोस्तों 1973। 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो बिल्कुल सेम जैसे मयूर में था कि आपको वैज्ञानिक नाम याद रखना ही होगा। मैंने पहले ही आपसे बताया कि वैज्ञानिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैज्ञानिक नाम क्या है बाघ का, तो हम जानते हैं कि बाघ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइगर। तो टाइगर से याद रख लेंगे कि टाइग्रिस आएगा उसके आंसर में। तो कौन है, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस। आप इसके आगे का नाम पूरा याद नहीं भी रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि आपसे भाई आंसर पकड़ में आना चाहिए कि उत्तर क्या लगाना है, तो वो है ऑप्शन में आपको मिलेगा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम, पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। फिर इसके बाद बात की जाए दोस्तों कि अगली जो इसी कड़ी में यदि हम बात करें तो वो ये है कि भाई एक प्रोजेक्ट जो है लागू किया गया भारत में, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना। अब बात की जाए प्रोजेक्ट टाइगर की तो वो कब स्टार्ट किया गया, तो उसका प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 1973 को, और किस मंत्रालय के द्वारा, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन जो है मंत्रालय, आप इसे नोट रख लीजिएगा। इसके बाद यदि बात की जाए तो यह कैसी योजना है, तो यह केंद्र प्रायोजित योजना है, यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आखिर इसका प्रारंभ क्यों किया गया, अगर इसकी चर्चा करें हम, मैंने अभी आप एक छोटा सा जिक्र किया था इसके बारे में। तो दोस्तों दरअसल में बात कुछ इस हिसाब से है कि ये समय है 1973 का और एक दौर था 1970। 1970 के समय पे दोस्तों देखा गया कि भाई सडनली, अच्छा उसके पहले क्या है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो भारत में राष्ट्रीय पशु का दर्जा बाघ को कब दिया गया, 1973 में दिया गया। अगर हम इसके पहले की बात करें दोस्तों तो 1973 के पहले सिंह, है ना, कौन था हमारा राष्ट्रीय पशु, सिंह था। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट रखें। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भाई बाघ के पहले राष्ट्रीय पशु कौन, तो सिंह। फिर इसके बाद बात की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिंह को अलग करके बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। तो इसके पीछे की कहानी दोस्तों यह है कि भाई 1970 का वो समय था जब देखा गया कि अचानक से धीरे धीरे करते हुए एक समय ऐसा आया कि बाघों की जो संख्या है उसमें निरंतर कमी देखी गई, और फलस्वरूप क्या किया गया दोस्तों, तो एक प्रोजेक्ट लाया गया। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को लाने के पीछे वाले व्यक्ति कौन है और किसके समय पर लाया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप पाएंगे एक प्रश्न भी है बहुत इंपॉर्टेंट कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले कैलाश सांखला, ठीक है, या कैलाश सांख्याल, ये जोधपुर निवासी हैं दोस्तों, और इन्हीं के प्रयासों से, है ना, इन्हीं के नेतृत्व में ही इंदिरा सरकार के द्वारा, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा एक परियोजना लाई जाती है जिसे कहा गया
प्रोजेक्ट टाइगर। और ये क्या होता क्या है दोस्तों इसमें, फिर इस परियोजना के तहत संरक्षण किया जाता है बाघों का, है ना। तो ये कब लाई गई, तो ये लाई गई है 1 अप्रैल 1973 को यह परियोजना, और किसके नेतृत्व में, तो कैलाश संख्याल। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्हें ही क्या कहा जाता है, कैलाश को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और कहाँ के निवासी हैं ये, तो ये हैं जोधपुर के निवासी। फिर इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, तो अब तक इस पीटी योजना के तहत एक प्रश्न बनेगा, अब तक पीटी योजना कितने अभ्यारण्य वगैरह में लागू की गई है, ठीक है, या तो ये क्वेश्चन हो सकता है, या पीटी के तहत कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य वगैरह ऐसे हैं जिनमें पीटी योजना लागू कर दी गई है। तो यदि बात की जाए ऐसे क्वेश्चनों की दोस्तों, तो अभी हाल ही में 53वां जो है वह है गुरु घासीदास, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। तो हम कह सकते हैं कि भाई अब तक कुल कितने ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर पीटी योजना लागू कर दी गई है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य। तो कितने हैं दोस्तों, टोटल 53। फिर अगली जो बात है दोस्तों वो ये है कि 53वें के साथ साथ में, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हैं यदि उनके लिहाज से हम बात करें तो इंपॉर्टेंट होगा 53 के पहले वाले 51, 52, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों ये 2021 के बाद से हैं, तो कहीं ना कहीं करंट के रूप में ये पूछे जा सकते हैं। तो बात की जाए यदि 51 नंबर वाला दोस्तों 51, तो 51 कौन सा है, वह है श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई, ठीक है, श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये 51वां है। और 52वें की यदि बात की जाए दोस्तों तो वह है रामगढ़ विषधारी, कहाँ पर है, ये है बूंदी में, और बूंदी कहाँ है, राजस्थान में। तो ये हुए दोस्तों हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर इसके बाद आगे यदि हम बढ़ते हैं अगला इसी कड़ी में, तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वो जो हमने जिस अपने बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया हुआ है उनके विषय में पूछा जाएगा कि भाई प्रजाति कौन सी है, ठीक है। तो भारत में दोस्तों जिस बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया है वह प्रजाति है रॉयल बंगाल टाइगर, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि ठीक वैसे ही जैसे हमने एक प्राचीन इतिहास से मयूर को जोड़ा, वैसे यदि हम बाघ को जोड़ें, बाघ को देखें, तो हम पाएंगे कि चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था, बाघ था। चोलों का जो चोल साम्राज्य हुआ, चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था, बाघ था। जैसे यहाँ पर हमने पाया कि मौर्य साम्राज्य का राजकीय चिन्ह क्या था, मयूर था। फिर बात की जाए दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, जैसे हमने पाया मयूर के में कि भाई म्यांमार ने मयूर को क्या किया था, राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया हुआ है। ठीक वैसे ही बांग्लादेश दोस्तों, हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने राष्ट्रीय जो पशु है, ठीक है, इसका दर्जा दिया हुआ है, किसे, बाघ को। तो यहाँ हमारा एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है समाप्त। अच्छा, दूसरी बात, हमने इसके पिछले वाले भाग में ही बात की हुई थी राष्ट्रीय गान को लेकर के, तो हमने पाया कि भाई बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है और भारत का जो राष्ट्रीय गान है, दोनों को लिखने वाले भी एक। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सामने आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो निकटवर्ती मुल्क हैं या देश हैं, तो वहाँ पर भी लगभग चीज़ें सेम ही होंगी, है ना, ठीक है। अच्छा, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण होता है दोस्तों जलवायविक, जो भी जलवायु वगैरह है, जो भी ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी कंडीशंस हैं, है ना, तो भाई उसमें ही वो चीज़ें फलती फूलती हैं, चाहे वो जीव हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद इसी कड़ी में दोस्तों अब आगे यदि चले हम, तो हमारा प्रश्न होगा कि भाई राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा किसे दिया गया है, तो राष्ट्रीय वृक्ष है हमारे यहाँ का, या किसे घोषित किया गया है राष्ट्रीय वृक्ष, तो वो है बरगद दोस्तों क्या है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। अच्छा, अब इससे क्या प्रश्न बनने वाले हैं, बरगद को लेकर के हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर वैज्ञानिक नाम, सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस बेंथालेंसिस, ठीक है। कुछ बुकों में बेंथालेसिस मिलेगा, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस फाइकस अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो आप आंसर लगा ही देंगे। बरगद के विषय में दोस्तों बात की जाए तो बरगद को ही कई दफ़ा आपके जो एग्जाम में होगा, चूंकि इसे कहा जाता है ना, इसका ही अन्य नाम है वट वृक्ष या बड़ वृक्ष, तो बरगद। अच्छा, इसके बाद दोस्तों यदि बात करें इसी बरगद से रिलेटेड की और क्या एक आध कुछ फैक्ट, तो अगला फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर लेटेक्स क्या है, तो इस बरगद के टहनियों, पत्तों इत्यादि से जो निकलने वाला एक लिक्विड दूध जिसे कहा जा रहा है, वह क्या है, लेटेक्स है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा इसी कड़ी में अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि भाई राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पुष्प किसे घोषित किया गया है दोस्तों, तो वह है कमल। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका वैज्ञानिक नाम सभी के महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय कमल की यदि हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों नेलम्बो न्यूशिफेरा गार्टन, इसे आप नोट कर लीजिएगा, नेलम्बो न्यूशिफेरा गार्टन, ये इंपॉर्टेंट है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, कमल को लेकर के ही आप पाएंगे तो कुछ हमारे देवी देवता हैं, हमारे हिंदू धर्म में, है ना, कुछ देवी देवता हैं जो
कहाँ पर विराजमान है, तो इसी कमल पर विराजमान है। आप पिक देख सकते हैं, साइड में पिक भी आपको देखने मिलेगी। तो जैसे कौन है दोस्तों, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा के बाद सरस्वती, सरस्वती के बाद लक्ष्मी। तो ब्रह्मा जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी, ये तीनों दोस्तों कहाँ पर विराजमान है, तो ये विराजमान है कमल पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पहलू हो गया। इसके बाद बात की जाए इसमें वैज्ञानिक नाम और हमने देखा देवी देवताओं का नाम। इसके बाद इसके उल्लेख को लेकर के प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि सबसे पहले इसका विवरण कहाँ पर देखने मिला या इसका जिक्र कहाँ पर मिला, तो वो है दोस्तों विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में सबसे पहले कमल का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे कुछ राज्य हैं, हमारे भारत देश के कुछ राज्य हैं जिन्होंने राजकीय पुष्प के तौर पर कमल को अपनाया हुआ है। एक तो हो गया राष्ट्रीय पुष्प हमारा, साथ ही साथ में एक राजकीय। तो यदि राजकीय पुष्प की बात करें कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं दोस्तों, तो ऐसे 3 हैं। पहला है हरियाणा, दूसरा है जम्मू कश्मीर और तीसरा है कर्नाटका। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इन 3 ने क्या किया हुआ है, राजकीय पुष्प के तौर पर इसे अपनाया हुआ है। फिर बात की जाए दोस्तों तो 3 हमारे जो है हमारे देश के अलावा 3 अन्य देश भी हैं। कौन कौन से हैं, मिस्र है, फिर मकाऊ है और एक है वियतनाम। दोस्तों ये तीनों ने भी अपने राष्ट्रीय पुष्प के तौर पर जो है या राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा दिया हुआ है अपने यहाँ पर किसे, कमल को। फिर दोस्तों अगला है इसी कड़ी में हमारे लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय फल। अब बात की जा रही है राष्ट्रीय फल की। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं बोर्ड पर सामने आपके राष्ट्रीय फल दोस्तों क्या है, हमारा आम। और अब फिर से वही महत्वपूर्ण पहलू कि भाई आम का वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। याद रखना बहुत आसान है दोस्तों, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंगो कहते हैं। और इंडिया में तो हम है ही, इंडिया का ही राष्ट्रीय फल है ये। तो यहाँ पर हमने पाया कि भाई क्या इसका वैज्ञानिक नाम हो गया मैंगो से क्या हो गया, मैंगीफेरा इंडिका। और अब आम को लेकर के दोस्तों कुछ खास बातें, ठीक है, आम नाम है उसका, लेकिन इसे लेकर के कुछ खास बातों की यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आम क्या है, आम है दोस्तों फलों का राजा, सबसे पहली बात। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारे साथ साथ में यदि हम बात करें कि हमने तो अपनाया ही हुआ है, हमने तो इसे दर्जा दिया ही हुआ है आम को, किसका, राष्ट्रीय फल का। साथ ही साथ में अन्य कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर आम राष्ट्रीय फल है, तो बात की जाए यदि ऐसे देशों की दोस्तों तो वो है पाकिस्तान और फिलीपींस। पाकिस्तान में और फिलीपींस में दोनों जगह पर राष्ट्रीय फल का दर्जा दिया गया है किसे, आम को। और आप देख ही रहे हैं कि आम सिर्फ नाम है दरअसल में, है ना, और है क्या, ये बहुत खास है, फलों का राजा है। फिर इसके बाद बात की जाए तो एक देश है जिसने राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया हुआ है आम के पेड़ को, राष्ट्रीय वृक्ष। तो वो देश है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश ने आम के वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष का भी दर्जा प्रदान किया हुआ है। और अब इस सबसे बढ़ चढ़ करके दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पहलू यहाँ पर विज्ञान की यदि हम बात करें तो विज्ञान में हम पढ़ते हैं, जीव विज्ञान में विटामिन वगैरह, विटामिन मिनरल इत्यादि चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों आम में कुछ विटामिन पाई जाती हैं, और कौन कौन सी वो विटामिन है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी। ये 3 विटामिन है दोस्तों जो आम में पाई जाती हैं, जिसमें से यदि हम बात करें तो जब आम पक जाता है दोस्तों, पका आम जो होगा, है ना, तो वो उसमें क्या कौन सी विटामिन पाई जा रही है, तो वहाँ पर पाई जा रही है विटामिन ए और विटामिन डी तो उसमें है ही। साथ ही साथ में दोस्तों यदि आम कैसा है, खट्टा है ना, तो वो कौन सी विटामिन है उसमें, विटामिन सी। तो ये हो गया दोस्तों हमारे लिए, क्योंकि जनरली हम जानते हैं कि भाई विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाई जाती है। तो आम जब पका नहीं है, ठीक है, और आप पाएंगे तो जो पके या पीले कलर के, सामान्यतः ऐसा जरूरी नहीं कि हर पीले कलर का, लेकिन सामान्यतः अपन पाएंगे, ठीक है, कि भाई जो भी पीले कलर के हैं या पके हुए हैं उनमें अपन ने क्या पाया कि भाई कौन सी विटामिन है, विटामिन ए। तो आम जब पक गया तो उसमें कौन है, विटामिन ए, और जब वह कच्चा है तो उसमें क्या है, विटामिन सी, और डी तो उसमें है ही। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है फल, राष्ट्रीय फल को लेकर के जितने भी तथ्य हो रहे हैं सारे कवर हो चुके हैं। और अब अगली कड़ी में जो है बात है वो किसकी, तो विरासत पशु को लेकर के, यानी राष्ट्रीय विरासत पशु। कहाँ का राष्ट्रीय विरासत पशु दोस्तों, तो हमारे भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु। तो बात की जाए विरासत पशु की, यदि राष्ट्रीय विरासत पशु तो वो है हाथी। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया गया है या घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया इसे राष्ट्रीय विरासत पशु, तो वो समय है दोस्तों अक्टूबर 2010, 21 अक्टूबर 2010 को हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया। अब इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पर आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है वैज्ञानिक नाम हाथी का। तो हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफास इंडिका, एलिफास इंडिका। फिर से यहाँ पर याद रखना आसान हो गया दोस्तों, कैसे,
बात की जाए हाथी की, तो हाथी को इंग्लिश में कहा जाता है एलिफेंट, और इंडिया के तो हम हैं ही तो इंडिका, तो एलिफेंट से हो गया एलिफास और इंडिका, तो ये हो गया हाथी का वैज्ञानिक नाम। फिर इसके बाद घोषित किया गया है अक्टूबर 2010, और साथ ही साथ में एक तिथि और इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि भाई बाघ के लिए एक परियोजना लाई गई, बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक वैसे ही तो प्रोजेक्ट टाइगर से भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है किस वर्ष लाया गया, पीटी कब लागू की गई, तो बोले 1973। ठीक यहाँ पर भी एक प्रश्न है कि भाई प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ना, प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि हाथी परियोजना लागू की गई, तो कब लागू की गई, वो लागू की गई है दोस्तों फरवरी 1992 में। अच्छा देखिए, आप तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा, फिलहाल तो भाई आप विविध पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी मजबूरी है कि हम ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यदि हम बात करने लगे प्रोजेक्ट टाइगर की दोस्तों, तो अब हमें जिस हिसाब से उसे पढ़ना होगा कि हम एक भारत का डायग्राम बनाएं और फिर हर जगह पर, तो ये अध्ययन दोस्तों हमारा कहाँ पर होगा, ये होगा हमारी भूगोल की श्रृंखला में, जो हमारी ज्योग्राफी वाली श्रृंखला है, वहाँ पर हम इसका अध्ययन करेंगे, या इन्वायरमेंट में भी आप इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ ये महत्वपूर्ण है कि आप उस परियोजना का प्रारंभ कब हुआ ये देखें, और यदि हाल ही में वो सुर्खियों में थी तो आप उसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हाथी का। हाथी को लेकर के दोस्तों जो अन्य तथ्य हैं वो यदि हम देखें तो हम पाएंगे यहाँ पर कि ऐरावत, एक नाम मिलता है ऐरावत। ऐरावत दोस्तों दरअसल में हाथी का नाम है, और यह एक वाहन है किसका, इंद्र का। इंद्र देवता जी जो हमारे हैं वो उनका वाहन है कौन, ऐरावत। और यहाँ पर हमने पाया हुआ है क्या, भगवान कार्तिकेय का वाहन है कौन, मयूर। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। फिर इसके बाद इसी कड़ी में यदि बात करें हम, तो सबसे पहले साक्ष्य हाथी का कहाँ पर मिला, हमें कहाँ देखने मिला कि हाथी का जो है प्रथम साक्ष्य की यदि बात करें दोस्तों, तो वो एक सभ्यता हमारी प्रथम नगरीय सभ्यता कहें, या सैंध सभ्यता कहें, या सिंधु घाटी सभ्यता कहें, या दोस्तों हम उसे हड़प्पा सभ्यता कहें, सारे नाम एक ही हैं। वहाँ पर हमें जो है प्रथम साक्ष्य देखने मिला हाथी का मुहरों के रूप में, मुहर में पहली बार साक्ष्य मिला। फिर अगला दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वह है चुनाव चिन्ह। यदि हम राजनीतिक थोड़े सा परिदृश्य यहाँ पर देखें तो वहाँ आपको मिलेगा चुनाव चिन्ह, तो ऐसे ही प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से, और सामान्यतः ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है, या एक चुनाव चिन्ह आपको दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि यह किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो ठीक ऐसे ही यदि आपसे पूछ लिया गया कि भाई हाथी जो है निम्नलिखित में से किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, तो उस कारण से दोस्तों हमने ये तथ्य यहाँ पर जो है समेकित किया हुआ है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि चुनाव चिन्ह की यदि हम बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी जो है भारत की, इसने, और साथ ही साथ में रिपब्लिकन पार्टी दोस्तों, ये रिपब्लिकन पार्टी कहाँ की है, तो ये है अमेरिका की। तो अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भारत की दोस्तों, इन दोनों ने चुनाव चिन्ह के रूप में हाथी को अपनाया हुआ है, हाथी के प्रतीक को अपनाया हुआ है चुनाव चिन्ह के रूप में। और फिर अब इसी कड़ी में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो हम पाएंगे कि हाथी को हमारे भारत के कुछ राज्य हैं जिन्होंने राजकीय पशु का दर्जा दिया हुआ है। तो ऐसे कितने राज्य हैं दोस्तों, तो सबसे पहले केरल, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड, और उसके बाद है दोस्तों उड़ीसा। कौन कौन, केरल, कर्नाटक, झारखंड और उड़ीसा, ये 4 राज्य हैं दोस्तों जिन्होंने हाथी को राजकीय पशु का दर्जा प्रदान किया हुआ है, या राजकीय पशु घोषित किया हुआ है। और इसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं अपने महत्वपूर्ण पहलू की ओर। इसी कड़ी में दोस्तों हमारे सामने है अब हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा माँ, और साथ ही साथ में दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव कौन, गंगा डॉल्फिन। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, इनसे बहुत ज़्यादा आपको अभी यहाँ पर डेप्थ में वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस सारी सेक्शन का जो है अध्ययन आपका कहाँ पर होने वाला है, तो वो होगा भूगोल में, ठीक है। तो यदि हम बात करें दोस्तों राष्ट्रीय नदी की, तो राष्ट्रीय नदी गंगा को घोषित किया गया है। और सिर्फ एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, या कब घोषित किया गया इसे राष्ट्रीय नदी, तो वो समय है दोस्तों 4 नवंबर 2008, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप, 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान किया गया। अब इससे संबंधित दोस्तों बहुत सारे तथ्य थे जिसे हम यहाँ पर रख सकते थे, जैसे कि भाई गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो गंगा नदी का उद्गम हुआ है दोस्तों उत्तराखंड में, आप पाएंगे गंगोत्री से, ठीक है। गंगोत्री के निकट से जो है गंगा नदी का उद्गम हुआ है, भागीरथी के रूप में उद्गमित होती है, और आगे चल करके दोस्तों उत्तराखंड से जब नीचे की ओर आती है तो उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से जो है गंगा नदी प्रवाहित होते हुए, या माँ गंगा प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं। और बांग्लादेश में दोस्तों क्या होता है, तो इस नदी का मिलन होता है एक और उद्गमित नदी ब्रह्मपुत्र से, है ना। तो इस सब का अध्ययन दोस्तों हमारा कहाँ पर होगा, ये अध्ययन होगा हमारा भूगोल के अंतर्गत। भूगोल में जब हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ, तो वहाँ पर हमारा इसका प्रॉपर व्यवस्थित तौर पर अध्ययन होगा और बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन होगा। यहाँ पर दोस्तों हमने ज़्यादा प्रश्न इसके जो है ज़्यादा फैक्ट
कलेक्ट करने की कोशिश नहीं की है, उसका कारण है कि भाई इसका अध्ययन हम करेंगे, भूगोल में करेंगे, है ना। तो यहाँ क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि राष्ट्रीय नदी का दर्जा किसे दिया गया है, गंगा को दिया गया है, और वह डेट कब है, तो 4 नवंबर 2008 को इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। अगली बात दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव को लेकर के है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है हमारे यहाँ के, तो राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा किसे दिया गया है, गंगा डॉल्फिन को, यानी गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, फिर से वही कि भाई क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, तो गंगा डॉल्फिन की यदि बात करें हम दोस्तों तो वैज्ञानिक नाम है प्लाटानिस्टा गैंगेटिक। ठीक है, देखें याद रखना आसान है, कैसे आसान है, इसके ऑप्शन में आपको गंगा मिल जाएगा, है ना, गंगे गंगे, तो आप पाएंगे कि गैंगेटिक, प्लाटानिस्टा गैंगेटिक, ये कौन है, गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। इसे ही दोस्तों प्लाटानिस्टा गंगोटिया भी कहा जाता है। ठीक है, और अब इंपॉर्टेंट ये है कि कब घोषित किया गया इसे राष्ट्रीय जलीय जीव, तो वो है डेट है दोस्तों 5 अक्टूबर 2009। 5 अक्टूबर 2009 को दोस्तों दरअसल में एक, यदि हम बात करें 5 अक्टूबर 2009 की कि कैसे और कब और कहां पर घोषित किया गया दोस्तों, तो मनमोहन सिंह जी उस समय पे कौन थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। जैसे हम यहां पे पा रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री का हमने जिक्र किया है दोस्तों 1973 के समय पे इंदिरा गांधी का, कि पीटी के समय पे यानी प्रोजेक्ट टाइगर के समय पे, या जब बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया तो तत्कालीन समय पे कौन सी सरकार थी, तो हमने कहा इंदिरा सरकार थी। ठीक है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर मनमोहन सिंह जी पीएम थे तत्कालीन समय में, तो मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक चल रही थी, और इसी बैठक में दोस्तों बिहार के जो सीएम है, सॉरी यहाँ पीएम लिख गया, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सुझाव पर क्या किया गया, जलीय जीव घोषित किया गया, किसे, गंगा डॉल्फिन को। तो ये एक इंपॉर्टेंट चर्चा थी, है ना, इसे आप नोट रखें, प्रश्न पूछा जा सकता है इस पर। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अब कुछ अतिरिक्त तथ्यों की ओर चलते हैं हम, तो इंपॉर्टेंट है इसका उल्लेख सबसे पहले कहां पर मिला, तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो हमारी गंगा डॉल्फिन है दोस्तों, इसका उल्लेख सर्वप्रथम हमें देखने मिला महाभारत में। सबसे पहले इसे महाभारत में देखा गया, और उसके बाद दोस्तों बाबरनामा में भी इसका जिक्र मिला है। और अब इस पूरे चर्चा के बाद दोस्तों एक अतिरिक्त तथ्य कि गंगा डॉल्फिन जो है ये कैसी है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये दृष्टिहीन है। ठीक है, दरअसल में दोस्तों दृष्टिहीन का मतलब क्या हुआ, देख नहीं पा रही है ना, गंगा डॉल्फिन कैसी है, दृष्टिहीन है। फिर इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों अपने अंतिम पड़ाव की ओर, और हमारे लिए 2 और फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला कि भाई राष्ट्रीय खेल, और दूसरा राष्ट्रीय स्मारक। तो बात की जाए यदि दोस्तों राष्ट्रीय खेल को लेकर के, तो भारत का राष्ट्रीय खेल एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा। राष्ट्रीय खेल दोस्तों दरअसल में भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है ना, लेकिन चर्चित है राष्ट्रीय खेल को लेकर के कौन, तो वो है हॉकी। तो हमने यहाँ पर इसे मेंशन इसलिए किया है दोस्तों क्योंकि ये प्रश्न पूछा भी गया है, और वास्तव में यदि हम बात करें दोस्तों तो ऐसा आधिकारिक तौर पर इसे कोई दर्जा नहीं दिया गया है राष्ट्रीय खेल का। तो फिलहाल दोस्तों हम इसे रख लेते हैं साइड में, नोट कर लेते हैं भाई कि खेल कौन है हमारा, हॉकी। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अब यहाँ पे यदि बात करें हॉकी की, तो हॉकी का अध्ययन कहाँ पर होगा, वो होगा हमारा स्पोर्ट्स सेक्शन पे। ठीक है, फिर भी यहाँ पर 2 तथ्य हमने इंक्लूड किए हुए हैं। पहला कि हॉकी इंडिया जो है एक संस्थान, हॉकी इंडिया, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई, तो इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, मुंबई में है, और कब किया गया, तो 2009 में। और सबसे इंपॉर्टेंट उससे भी बढ़ चढ़ करके दोस्तों एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जब भी बात हॉकी की होगी तो मेजर ध्यानचंद की बात आनी लाजमी है। ठीक है, हॉकी के जादूगर कहलाए मेजर ध्यानचंद, इनके विषय में भी हम अध्ययन करेंगे अपने स्पोर्ट्स सेक्शन में दोस्तों। फिलहाल यहाँ पर हम पाएंगे कि इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है इनका जन्मदिन, किनका, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर का। तो वो डेट है दोस्तों 29 अगस्त। 29 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। ये हुआ दोस्तों हमारा राष्ट्रीय खेल के बारे में। और अब हमारा अंतिम राष्ट्रीय स्मारक। तो बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक की, तो राष्ट्रीय स्मारक कौन है दोस्तों, वह है इंडिया गेट। और इंडिया गेट की यदि बात करें दोस्तों तो इंडिया गेट के विषय में हम बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे अपने आधुनिक भारत के इतिहास में। यहाँ पर दोस्तों हमारे 2 प्रश्न के साथ हम इसे 2 फैक्टों के साथ समाप्त करते हैं। हमारा फैक्ट है कि ये इंडिया गेट कहाँ पर है, तो दिल्ली में है, और किस पत्थर से निर्मित है, तो लाल पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है दोस्तों। और सबसे अंतिम क्वेश्चन दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि भाई इस इंडिया गेट की डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति का नाम। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा, इस इंडिया गेट के डिज़ाइन करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है लुटियंस। ठीक है, लुटियंस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में हम बहुत ज़्यादा अध्ययन करने वाले हैं। और एक यदि इनके बारे में एक उपनाम कहा जाए तो मेरे ख्याल से ब्रिटिश, या ये कहें कि ब्रिटिशर्स के, है ना, प्रमुख शिल्पकार हैं। तो
चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास का समापन करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी क्लास समझ में आई होगी। वीडियो यदि आपको दोस्तों अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों बढ़िया तरीके से खुश रहें, पढ़ते रहें। मुलाकात अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।